bio classes. This is our third lecture of NMR. So here we will study about nomenclature of instrument, NMR instrument. नॉमेनक्लेचर में है क्या कि सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि जितने भी अगर क्वेश्चन आता है हमारे पास और हमें प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी दे दी जाती है तो और हमें कहा जाता है कि किसी और का निकालिए। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज़ एक्स मेगाहर्ट्ज़, तो मैं कह दूं कि अब इस प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग आप क्या कीजिए, कार्बन 13 या फॉस्फोरस 31 या फ्लोरीन 19 की प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसीज निकालिए। तो आप क्या करोगे, ठीक है। लेकिन आपको तो ये फॉर्मूला तो पता है, आपको पहले वाला फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद है, म्यू इज इक्वल्स टू क्या था, गामा बी अपॉन 2 पाई। ये बहुत अच्छे से फॉर्मूला सबको याद है, ठीक है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको पता है कि प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी तो आपको उन्होंने दे दी, ठीक है, आपको फ्रीक्वेंसी दे दी। लेकिन आप आगे आपको अगर मैग्नेटिक फील्ड पूछी जाती है कि मैग्नेटिक फील्ड बता दीजिए, तो आप कैसे निकाल लोगे? आपको तो मैग्नेटिक गायरिक रेशो डेट इज़ गामा का तो पता ही नहीं है, ठीक है। तो उन चीज़ में जब आपको दिया जाता है कोई क्वेश्चन गिवन होता है तो उस केस में जो गामा होता है हम टीएमएस के प्रोटॉन के अकॉर्डिंग लेते हैं। तो टीएमएस का प्रोटॉन क्या होगा, 1H प्रोटॉन, तो उसके लिए गामा की वैल्यू क्या होती थी, 42.576 मेगाहर्ट्ज़। तो हमने क्वेश्चंस में उसके अकॉर्डिंग करना है। तो अब एनएमआर नॉमेनक्लेचर में देखिए, नॉमेनक्लेचर ऑफ एनएमआर इंस्ट्रूमेंट एज पर स्टैंडर्ड सिस्टम कैन बी गिवन अकॉर्डिंग टू प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ टीएमएस प्रोटॉन। टीएमएस प्रोटॉन की जो प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी होगी हम उसी के अकॉर्डिंग ही अपना काम करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग ही हमारा नॉमेनक्लेचर होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल 400 मेगाहर्ट्ज़ इन एनएमआर इंस्ट्रूमेंट मींस, अगर इंस्ट्रूमेंट का दिया जाता है कि 400 मेगाहर्ट्ज़ का है तो उसका क्या मतलब होगा कि टीएमएस प्रोटॉन रेजोनेट कर रहा है 400 मेगाहर्ट्ज़ पर, ठीक है। तो ये तो था हमारा नॉमेनक्लेचर, इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। टॉपिक इज़ मैग्नेट एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने क्या है कि शुरुआत में ही आपको बता दिया था मैंने कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो दो तरह की है, इंटरनल और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो एक्सटर्नल और मैग्नेटिक फील्ड के अलावा मैग्नेट का आपको पता है कि मैग्नेट होता क्या है, वो होता है, ठीक है, जिसके नॉर्थ और साउथ पोल होता है, छोटी सी बात है, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको क्या बताना चाहूँगी कि मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड जब हम एनएमआर के अंदर जनरेट होती थी वो पहले होती थी 60 मेगाहर्ट्ज़ की, ठीक है। हमें 60 मेगाहर्ट्ज़ मिलते थे और कैसे मिलती थी, क्लासिकल मैग्नेट से, ठीक है। क्लासिकल मैग्नेट्स की हेल्प से हमें 60 मेगाहर्ट्ज़ मिल जाती थी। लेकिन आज के टाइम पे हमें 900 मेगाहर्ट्ज़ अवेलेबल हो जाती है। कैसे? बाय दी सुपर कंडक्टिविटी, बाय सुपर कंडक्टिविटी लिक्विड हीलियम। लिक्विड हीलियम का हम यूज़ करते हैं और सुपर कंडक्टिविटी की हेल्प से हम क्या कर देते हैं, कॉइल्स वगैरह के अंदर हम लिक्विड हीलियम का यूज़ कर देते हैं। लेकिन होता क्या है कि इसको सॉलिडिफाई करने के लिए लिक्विड हीलियम को हम लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ कर देते हैं, तो इसकी वजह से हमें 900 मेगाहर्ट्ज़ मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये था मैग्नेटिक और मैग्नेटिक फील्ड की पहले 60 आती थी और आज के टाइम पे 900 मेगाहर्ट्ज़ तक भी आ चुकी है, ठीक है। लेकिन एक लिमिटेशन आती है कि जो हम यहाँ पर लिक्विड हीलियम का यूज़ कर रहे होते हैं, तो एक्चुअल में होता क्या है कि इन्होंने थ्योरेटिकली क्या बताया हुआ है कि लिक्विड हीलियम जब हम यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि एट लो टेम्परेचर रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन लिमिटेशन क्या है कि लिक्विड जो हीलियम होता है वो लो टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस उसका ज़ीरो नहीं होता, वो एक मिनिमम रेजिस्टेंस वहाँ होता है, जिसकी वजह से थर्मल कंडक्टिविटी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ही थर्मल रिएक्शंस हो जाती हैं, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट हो जाता है, ठीक है। और ये जो है ये इसकी एक लिमिटेशन है और उसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए जो लिक्विड नाइट्रोजन है उसको
थोड़े थोड़े दिनों बाद 2 या 4 दिन बाद हमें दोबारा से रिफ़िल करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, नॉमेनक्लेचर में यही बताया कि हमें कुछ भी दिया हो तो हमने जो भी हमें फ्रीक्वेंसी दी जाती है वो हम प्रोटोन टीएमएस के अकॉर्डिंग ले लेते हैं। ठीक है, तो एक और बात, टीएमएस है क्या, कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न होगी। तो टीएमएस क्या होता है, टीएमएस होता है टेट्रा मिथाइल साइलेन। सिलिकन के एक साइड पे CH3, दूसरी साइड पे भी CH3, तीसरी साइड पे भी CH3, चौथी साइड पे भी CH3। ये सारे के सारे ऑल दीज H आर इक्वलेंट। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया TMS का, टेट्रामिथाइल साइलेन का। ठीक है, इसके बाद हम एक और टॉपिक शुरू करते हैं, सेंसिटिविटी ऑफ न्यूक्लियस। टॉपिक है सेंसिटिविटी ऑफ न्यूक्लियस। तो नाम से ही आपको पता लग रहा है सेंसिटिविटी से ये मत समझ लेना कि कोई चीज़ ख़राब हो रही है या कुछ अलग है। ठीक है, सेंसिटिव है। सेंसिटिविटी ऑफ न्यूक्लियस का मतलब होता है कि कोई एटम का न्यूक्लियस, ठीक है, वो कितना अच्छा हमें सिग्नल दे देता है। ठीक है, सेंसिटिविटी ऑफ न्यूक्लियस, अगर किसी एटम की जितनी ज़्यादा सेंसिटिविटी होगी उतना ही ज़्यादा वो अच्छा सिग्नल हमें दे पाएगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ प्रोटॉन की 1H की, तो वो 1H जो होता है मोस्ट सेंसिटिव न्यूक्लियस है। ठीक है, प्रोटॉन जो होता है वो मोस्ट सेंसिटिव न्यूक्लियस होता है। ये बहुत अच्छा और बहुत इंटेंस शार्प सिग्नल हमें प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो अब क्या देखेंगे हम, सेंसिटिविटी के क्या क्या फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 वो फैक्टर्स पढ़ेंगे। फैक्टर्स के बाद हम ये बताएंगे आपको कि कैसे आप किसी एटम की आप सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं फैक्टर्स फॉर सेंसिटिविटी ऑफ न्यूक्लियस। नंबर 1 जो फैक्टर है वो हमारा है गामा का फैक्टर। गामा 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 बहुत जगह पे आ चुका है। ठीक है, तो गामा पढ़ पढ़ के आप बोर भी हो गए हैं, तो डेल्टा E इज इक्वल्स टू गामा H कट B, ये फॉर्मूला है जो हमने पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, मैं आपको बार बार यही फॉर्मूलाज इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको लेक्चर के दौरान ही ये लर्न हो जाए। ठीक है, और आपके लिए बहुत इजी हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहली बात, गामा फैक्टर होता क्या है कि अगर किसी न्यूक्लियस का गामा फैक्टर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो अगर किसी का गामा फैक्टर ज़्यादा है तो उसकी सेंसिटिविटी भी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं तो 1H प्रोटॉन के केस में गामा है 42.576 मेगाहर्ट्ज़ पर टेस्ला। ठीक है, तो इस केस में अगर मैं बोलूं तो यहाँ पर डेल्टा E की जो वैल्यू होगी, ठीक है, डेल्टा E की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी क्योंकि आप देख रहे हो कि डेल्टा E और गामा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो उतना ही ज़्यादा होगा। और हमें यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी मिल रही है वो हमें 42.576 मेगाहर्ट्ज़ की मिल जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और अगर मैं यही कार्बन 13 का केस ले लूँ तो हमारी वहाँ पर जो गामा होता है वो 10.072 समथिंग होता है। ठीक है, मेगाहर्ट्ज़ पर टेस्ला। तो इस केस में भी जो हमारी फ्रीक्वेंसी आएगी वो आ जाएगी 10.072 मेगाहर्ट्ज़। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि जिसकी गामा की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही उसका डेल्टा ई मीन्स द डिफरेंस बिटवीन द टू ट्रांजिशन स्टेट्स। ठीक है, तो उतना ही ज़्यादा उसका डेल ई होगा। तो मैं यहाँ पर आपको क्लीन करके एक बता देती हूँ। ठीक है, मतलब गामा इंक्रीजेस, अगर गामा बढ़ेगा तो क्या होगा, डेल्टा ई भी हमारा बढ़ेगा। यहाँ से आप देख रहे हो डेल्टा ई बढ़ा तो गामा बढ़ा तो डेल्टा ई भी बढ़ेगा। डेल्टा ई बढ़ेगा तो ट्रांजिशंस भी क्या होंगी मोर, ट्रांजिशन और ज़्यादा होंगी। ठीक है, ट्रांजिशन जितनी ज़्यादा होंगी उससे उतना ही क्या होगा, हमें सिग्नल अच्छा मिलेगा। सिग्नल इंटेंसिटी मोर सिग्नल इंटेंसिटी, तो हमें सिग्नल की इंटेंसिटी भी उतनी ज़्यादा दिखेगी। ठीक है, तो और साथ में हमारा क्या आएगा, पॉपुलेशन डिफरेंस भी उतना ही ज़्यादा होगा। पॉपुलेशन डिफरेंस मोर।
ठीक है। तो हम यहाँ से क्या कह रहे हैं कि अगर आप गामा की वैल्यू को बढ़ाओगे तो डेल्टा ई भी बढ़ेगा, डेल्टा ई बढ़ेगा उतनी ज़्यादा ट्रांजिशंस होंगी, ट्रांजिशंस उतनी ज़्यादा होंगी तो हमारे पास सिग्नल उतना अच्छा आएगा, सिग्नल उतना अच्छा आ रहा है क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन डिफरेंस भी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये तो था हमारा पहला फैक्टर गामा, ठीक है, जो कि हमारी सेंसिटिविटी, न्यूक्लियस की सेंसिटिविटी को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट है टॉपिक है वो अब देखते हैं। जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है नेचुरल अबंडेंस। नेचुरल अबंडेंस, नेचुरल अबंडेंस एक्चुअल में है क्या? ठीक है, अब जैसे प्रोटॉन है, प्रोटॉन 1H जो है वो एटमॉस्फेयर में 100% अवेलेबल है, लेकिन अगर मैं कार्बन 13 की बात करूं तो वो तो 1.1% अवेलेबल है। ठीक है, तो जिसकी जितनी ज़्यादा नेचुरल अबंडेंस उसका उतना ही ज़्यादा सेंसिटिव न्यूक्लियस। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ तो हाइड्रोजन जो है वो मोस्ट सेंसिटिव न्यूक्लियस है। ठीक है, और वैसे भी कि जो कार्बन 13 है वो क्या है, 400 टाइम्स लेस सेंसिटिव देन प्रोटॉन। ऑल्सो कार्बन 13 नेचुरल abundance is 1/100 times of प्रोटॉन। ठीक है, उसकी नेचुरल कार्बन 13 की नेचुरल अबंडेंस भी कम है, और मैं क्या कहूँगी कार्बन 13 गामा वैल्यू इज 1/4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो मैं क्या बोल रही हूँ कि जिसकी जितनी ज़्यादा नेचुरल अबंडेंस उसका उतना ही ज़्यादा जो उसकी उतनी ही ज़्यादा सेंसिटिविटी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो हमने एक एग्जांपल लिया कार्बन का और प्रोटॉन का। प्रोटॉन का देखा कि 100% अवेलेबल होता है, ठीक है, लेकिन जो कार्बन 13 होता है वो बहुत ही कम मिलता है, 1.1% मिलता है। ठीक है, तो इस केस के तो हम ये क्या देखते हैं कि जो कार्बन 13 है वो 400 टाइम्स लेस सेंसिटिव है। कार्बन 13 की नेचुरल अबंडेंस 1/80 टाइम्स है 1H के नेचुरल अबंडेंस के, और जो कार्बन 13 है उसकी गामा की वैल्यूज़ भी जो हैं वो 1/4 टाइम्स हैं किसके, प्रोटॉन की वैल्यूज़ के। ठीक है, है कि कैसे हम किसी भी न्यूक्लियस की सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ न्यूक्लियस, नंबर 1 जो अभी हमने पढ़ा गामा। ठीक है, गामा फैक्टर देखे। ठीक है, अब गामा फैक्टर जो होता है, गामा फैक्टर से आपको ये तो पता लग गया कि गामा ज़्यादा है तो हमारी सेंसिटिविटी भी ज़्यादा होगी, लेकिन जो गामा की वैल्यू होती है ये पर्टिकुलर होती है, ये फिक्स होती है। ठीक है, तो हम गामा को तो हम चेंज कर ही नहीं सकते। ठीक है, कांट चेंज। ठीक है, अब हम दूसरे फैक्टर की बात करते हैं, तो हमने बोला नेचुरल अबंडेंस। तो जब नेचुरल अबंडेंस की मैं बात कर रही हूँ तो नेचुरल अबंडेंस में आप देखिए कि नेचुरल जो नेचुरली अर्थ में पड़ा है कोई भी एलिमेंट या एटम, तो वो तो उतना ही रहेगा, आप उसको बढ़ा नहीं सकते, आप उसको घटा नहीं सकते। ठीक है, तो आप घटा जरूर सकते हो लेकिन आप उसको बढ़ा ही नहीं सकते। अगर आप बढ़ा ही नहीं सकते उसको, ठीक है, तो आप उसकी सेंसिटिविटी भी नहीं इंक्रीज कर सकते। तो ये भी मैं क्या कहूँगी, कांट चेंज। ठीक है, तो ये भी चेंज नहीं कर सकते हम, ये भी चेंज नहीं कर सकते, तो और क्या कर सकते हैं हम। ठीक है, आप क्या कर सकते हो एक्चुअल में, आप बी की वैल्यू जो कि है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को बढ़ा सकते हो। ठीक है, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को बढ़ा देते हो, ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, आपका जो वैल्यू के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। देखिए कि अगर मैं ये करती हूँ, आप 40 to 40 मिनट्स 45 मिनट्स के लिए मैं क्या करती हूँ, टू भी अप्लाइड करती हूँ। ठीक है, 2 मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करती हूँ तो मेरे पास डेल्टा ई की वैल्यू ये आएगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं क्या करूँ, 4B की वैल्यू लूँ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड मैंने डबल कर दी और मैंने टाइम उतना ही लिया 40 to 45 मिनट, तो मेरी जो वैल्यू आएगी कुछ इतनी आएगी,
मतलब मेरी वैल्यू भी जो डेल्टा ई की वैल्यू है वो बढ़ गई, ठीक है, सेंसिटिविटी सिग्नल उतना ही ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या पता लगा कि अगर मैं बी की वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ा दूँ तो मुझे बहुत अच्छा स्पेक्ट्रा मिल सकता है, ठीक है। तो और सेंसिटिविटी भी उससे बढ़ जाएगी न्यूक्लियस की। और अगर चौथा फैक्टर मैं कह दूँ कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसका भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अमाउंट जो होता है वो हमें लिमिटेड अमाउंट में ही रखना होता है, ज़्यादा नहीं रखना होता, ठीक है। तो हमने अब आज क्या क्या बात की, हमने नोमेनक्लेचर के बारे में बात की। नोमेनक्लेचर के बाद हम आए थे मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात की थी, ठीक है। तो मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करने के बाद हम यहाँ पे सेंसिटिविटी के ऊपर आए, और सेंसिटिविटी में हमने दो फैक्टर्स पढ़े। दो फैक्टर्स पढ़ने के बाद गामा और नेचुरल अबंडेंस, और अब हमने क्या पढ़ा कि उसकी सेंसिटिविटी, किसी भी न्यूक्लियस की सेंसिटिविटी को आप कैसे इंक्रीज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो हम देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज 7 पैरामीटर्स टू रिकॉर्ड एनएमआर। तो यहाँ से अब हम एनएमआर के कंपाउंड्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे उनकी रेंजेस निकाल सकते हैं, उनके बारे में हम पढ़ना हमारा अब से स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो एनएमआर के जो 7 पैरामीटर्स हैं जिससे आप एनएमआर रिकॉर्ड कर सकते हो, तो सबसे पहला पैरामीटर, द फर्स्ट वन इज नंबर ऑफ सिग्नल्स। नंबर ऑफ सिग्नल्स के अंदर आप क्या देखोगे कि एक एनएमआर जो आता है किसी भी कंपाउंड का, तो उस कंपाउंड के अंदर जितने टाइप्स के प्रोटॉन्स होंगे उतने ही टाइप्स के वहाँ पे सिग्नल्स आएंगे, उतने ही नंबर में सिग्नल। अगर किसी मॉलिक्यूल की मैं बात करूँ, उसके अंदर अगर 3 टाइप के प्रोटॉन्स हैं तो 3 टाइप के 3 सिग्नल्स हमारे पास अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो हम जो सेकेंड फैक्टर क्या आता है हमारे पास, केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट की हेल्प से आप क्या बता सकते हो कि कोई भी कंपाउंड है उसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, या फिर आपके पास कोई भी ग्रुप है, एल्कीन है, एल्केन है, या कोई भी है, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड है। तो आप उसकी हर किसी की केमिकल शिफ्ट पर्टिकुलर होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये बता सकते हो, ठीक है। केमिकल शिफ्ट के बाद हम बात करते हैं मल्टीप्लिसिटी ऑफ सिग्नल। जो सिग्नल है वो कई बार डबलेट और ट्रिपलेट या फिर सिंगलेट में हमें अवेलेबल होता है। वो क्यों होता है, कैसे होता है, वो हम इसके अंदर देखेंगे। नंबर 4 पे जो हमारी क्या बात आती है, नंबर 4 पे हम कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सिग्नल। जो सिग्नल आ रहा होता है, जो पीक आ रही होती है, उसके अंदर का एरिया हम देखते हैं, ठीक है। और उस एरिया से हम ये बता सकते हैं कि कितनी पॉपुलेशन है उस टाइप के प्रोटॉन की, ठीक है, जिस टाइप के प्रोटॉन से वो सिग्नल आए, ठीक है। और इसके बाद हम 5th नंबर पे हम बात करते हैं कपलिंग कांस्टेंट की। कपलिंग कांस्टेंट दैट इज जे। तो कपलिंग कांस्टेंट हम देखेंगे, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा, नंबर ऑफ सिग्नल, केमिकल शिफ्ट, मल्टीप्लिसिटी, इंटीग्रेशन ऑफ सिग्नल, कपलिंग कांस्टेंट। कपलिंग कांस्टेंट के बाद हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे केमिकल शिफ्ट डिफरेंस। केमिकल शिफ्ट डिफरेंस पढ़ेंगे, ठीक है। और 7th नंबर पर हम जो क्या पढ़ेंगे, रेशो पढ़ेंगे, किसका, केमिकल शिफ्ट डिफरेंस टू कपलिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो हमारे पास ये 7 पैरामीटर्स हैं रिकॉर्ड करने के लिए एनएमआर। आप इसको नोट कर लीजिए। 1 बाय 1 हम सभी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, सारे पैरामीटर्स डिस्कस करेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है, और आपकी प्रैक्टिस करवाते हैं। हेयर इज़ द नंबर ऑफ सिग्नल्स। तो नंबर ऑफ सिग्नल जो पहला फैक्टर है उसके अंदर हम देखेंगे, मैंने आपको बताया कि हमने प्रोटॉन्स देखने हैं, ठीक है। तो क्या होगा, केमिकली इक्वलेंट
जो प्रोटॉन होंगे वो सिंगल सिग्नल आपको देंगे, ठीक है। जो भी इक्वली केमिकल इक्वलेंट होंगे हमें सिंगल सिग्नल देंगे, अगर डिफरेंट केमिकली नॉन इक्वलेंट होंगे तो डिफरेंट डिफरेंट हमें सिग्नल्स देंगे। एनेंशियोट्रॉपिक अगर प्रोटॉन्स हैं तो हमें सिंगल सिग्नल देंगे, डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स हैं तो हमें वो डिफरेंट सिग्नल देंगे। तो हम बहुत सारे अभी एग्जांपल्स करेंगे, आपको सब कुछ बहुत ईजी सा लगेगा, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल देती हूँ CH3 का, अगर मैं एग्जांपल लूँ CH3 का तो सारे के सारे CH4 के एग्जांपल लूँ, ठीक है। अगर मैं इनका सबका एनवायरनमेंट देखूँ, अगर मैं इस प्रोटॉन का एनवायरनमेंट लेके चलूँ, इसके इस तरफ भी H है, इस तरफ भी H है, ठीक है। यहाँ पर सेम है तो आपने पहले सेम देखना है, ठीक है, सेम है और यहाँ पर भी सेम एनवायरनमेंट जा रहा है, मतलब अगर मैं यहाँ से यहाँ जाऊँ, यहाँ से यहाँ जाऊँ, सेम एनवायरनमेंट आएगा। सेम इसके लिए सभी जो H है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है, सिमिलर। तो यहाँ पर जो हमें सिग्नल मिलेगा वो सिर्फ एक सिग्नल मिलेगा। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ CH3 की, तो इस केस में हमें कैसा सिग्नल मिलेगा? तो स्टार्टिंग के लिए आप एक बारी इसको एक्सपेंड करके हमेशा लिखना, आपको इजीली हर एक एलिमेंट का, हर एक एटम का पता लग जाएगा, ठीक है। हर एक एटम का आपको कंपाउंड के अंदर पता लग जाएगा। तो यहाँ देखिए ये जो H है, ठीक है, ये इसके यही एनवायरनमेंट है, सेम एनवायरनमेंट है, ठीक है। तो इस ये वाले भी सेम है, ये वाले भी सेम है, ये भी सेम है। तो सारे के सारे प्रोटॉन्स हमारे पास क्या है? सेम है। मतलब इनका जो एनवायरनमेंट है, अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करके देखूँ तो ये दोनों सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। तो यहाँ पर जो हमें सिग्नल प्रोवाइड होगा वो यहाँ पर हमें कैसा प्रोवाइड होगा? वन टाइप ऑफ सिग्नल, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेके चलती हूँ। मैं एग्जांपल ले रही हूँ CH2Cl2 का एग्जांपल, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल लिया मैंने CHHCl2Cl2, तो ये मैंने एग्जांपल लिया, हमने सिर्फ प्रोटॉन को देखना है कितने टाइप के प्रोटॉन हैं। तो यहाँ जो H है उसके एक तरफ क्लोरीन है, एक तरफ H है, तो एक, और यहाँ पर जो H है उसका भी एक तरफ क्लोरीन है, एक तरफ H है, ठीक है। इस तरफ देखूँ क्लोरीन है, इस तरफ देखूँ H है, तो दोनों ही H क्या होंगे? सेम। तो यहाँ पर भी हमें क्या मिलेगा? सिंगल सिग्नल मिलेगा, ठीक है। मैं अभी आपको और भी एग्जांपल्स दिखाती हूँ। कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने, ठीक है। हेयर, अगर मैं इस मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मैं ABCD से शो करूँगी कितने टाइप के प्रोटॉन्स हैं। तो इस O ये जो H है, यहाँ के जो प्रोटॉन है वो प्रोटॉन एक तरफ पे तो उनका क्या है? CH3 ग्रुप के प्रोटॉन्स है, एक तरफ O लगा हुआ है, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ के जो H हैं उनके एक तरफ पे क्या है? CH3 के प्रोटॉन्स है, एक तरफ O लगा हुआ है। तो ये जो A टाइप के प्रोटॉन है ये भी A टाइप के प्रोटॉन है, मतलब ये CH2 के प्रोटॉन सेम है, ठीक है। लेकिन अगर मैं CH3 की बात करूँ, ये डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन्स हैं, इनका एनवायरनमेंट डिफरेंट है, ठीक है। और सिमिलरली ये एनवायरनमेंट का भी डिफरेंट है, लेकिन ये दोनों CH3 के जो बॉन्ड प्रोटॉन्स हैं वो बिल्कुल सेम एनवायरनमेंट के हैं। तो यहाँ पर जो सिग्नल आएंगे हमारे पास क्या आएंगे? 2 सिग्नल्स आएंगे। लेकिन अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ पर अगर मैं देखा जाए तो ये जो CH3 है इसका एनवायरनमेंट के, इसके प्रोटॉन के जो एनवायरनमेंट है उनके एनवायरनमेंट में या तो H आएगा, ठीक है, या फिर O आ रहा है, तो ये एक टाइप के प्रोटॉन हुए। लेकिन अगर मैं इस वाले प्रोटॉन की बात करूं CH2 के, इनके एक तरफ पे O आ रहा है, दूसरी तरफ पे CH2 के प्रोटॉन्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका एनवायरनमेंट क्या हुआ? डिफरेंट। तो ये भी प्रोटॉन डिफरेंट टाइप्स के हुए, ठीक है। अगर मैं इस CH2 की बात करूं, इसके प्रोटॉन के एक तरफ CH3 के प्रोटॉन्स है, एक तरफ CH2 के प्रोटॉन्स है, ठीक है। तो ये भी डिफरेंट हो गया। और सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके एक तरफ CH2 के टाइप के प्रोटॉन्स है, यहाँ पर जो CH3 था इसके साइड पे O था, तो एनवायरनमेंट इनका अलग अलग हो गया। तो यहाँ पर ये हो गया D, तो यहाँ पर 4 हमें सिग्नल्स मिलेंगे। और अगर मैं ये इस मॉलिक्यूल की बात करूँ तो ये जो प्रोटॉन है ये A टाइप का प्रोटॉन देगा, ठीक है, ये B और ये C, तो यहाँ पर आ जाएंगे 3। अगर मैं इस वाले एग्जाम्पल की बात करूँ, सभी के सभी 6 जो
एच हैं वो सारे के सारे क्या हैं, इक्वलेंट। तो यहाँ से सिर्फ हमें 1 सिग्नल मिलेगा। और अगर मैं यहाँ इन प्रोटॉन्स की बात करूँ, इसके एक तरफ पे क्लोरीन लगा हुआ है और दूसरी तरफ पे CH2 लगा हुआ है, और इसी हिसाब से इनकी अगर मैं बात करूँ, इसके इस तरफ पे CH2 है, इस तरफ पे ब्रोमीन है, तो ये A टाइप हो गया, B टाइप, हमें यहाँ पर 2 सिग्नल्स मिलेंगे, ठीक है। और अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूँ, यहाँ पर X लगा है, X लगा हुआ है, X लगा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इस H की बात करूँ, इसके एक तरफ X है, एक दूसरी तरफ भी X है, ठीक है। ये एक एनवायरनमेंट का हो गया। दूसरा, ये जो H है, इसके एक तरफ X है, एक तरफ H है, तो ये B टाइप का हो गया। अगर मैं इसकी बात करूं, अब आप यहाँ पे ये कहेंगे, कुछ ऐसे भी सोच रहे होंगे कि इस वाले H में और इस वाले H में क्या डिफरेंस है। ये H के भी एक तरफ X है, एक तरफ H है, ये वाले H के भी एक तरफ X है, एक तरफ H है, लेकिन अगर आप इसको देखें तो ये जो H है, इसके इस तरफ X है, उसके आगे फिर X है, लेकिन यहाँ ये वाला जो H था, उसके एक तरफ X था, फिर H आ रहा था, ठीक है। तो एनवायरनमेंट फर्दर इंक्रीज हमारा डिफरेंट हो रहा था दोनों के केस में। तो यहाँ पर ये C टाइप का हो गया, तो हमें यहाँ पे क्या सिग्नल मिले, 3 सिग्नल मिल गए, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूँ, ये वाले की, तो ये जो है हमारे पास CH3, इसके अलग टाइप के प्रोटॉन्स हैं, डिफरेंट ही है यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो H है, इसके एक तरफ CH3 लगा हुआ है, ये वाले H के भी एक तरफ CH3, एक तरफ H, तो ये B टाइप हो गया, ये भी B टाइप हो गया। तो ये जो है हमारे पास, ये C टाइप है, ये भी C टाइप, ये है एक D टाइप। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेंगे, 4 टाइप के प्रोटॉन्स मिलेंगे, ठीक है। अगर मैं ये एग्जाम्पल देखूँ, तो ये A हो गया, ये A और ये भी A, ठीक है, ये B, 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 तो 2 सिग्नल्स यहाँ आएंगे। और यहाँ की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर A, B, B, C, तो 3 सिग्नल्स यहाँ पर मिलेंगे। तो ऐसे आप और भी कई चीज़ों को, आपको और एग्जांपल्स लेके प्रैक्टिस कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, उसके अंदर हम अगले फैक्टर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। Thank you, have a nice day, and thanks for watching our video, and please subscribe our channel and do share our video to the others. Thank you.